जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस टॉपर। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद साथियों, जिसको कहते हैं ना बहुत दिनों के बाद, हम लोग वापस आ चुके हैं। वी आर बैक, वी आर बैक। हम सब वापस आ चुके हैं और जहां पर मैंने आपको छोड़ा था चैप्टर 5 को एंड किया था बहुत अच्छी तरीके से मैथ के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? समांतर श्रेणी पढ़ा दिया था साथियों। ओके, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा और आपने रिवीजन किया होगा तो उसमें कमांड बहुत अच्छा आपका हो गया होगा। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर 6 को, त्रिभुज को। लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूं चैप्टर 6 के बेसिक को बताऊंगा और चैप्टर 6 के बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 को पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा वो मैं पहले बता देता हूँ। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 क्यों पढ़ाऊंगा, 6 बाद में क्यों पढ़ाऊंगा। अब देखिए हमारा सितंबर महीना मिडल टर्म की ओर है, लगभग खत्म हो जाएगा मिडल, और उसके बाद हम सेकेंड मंथ के सेकेंड फेज में शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम अभी उस टॉपिक से फोकस करेंगे जिसपे क्या समय ज्यादा लगेगा प्रोडक्ट कम निकलेगा, समय ज्यादा निकलेगा प्रोडक्ट कम निकलेगा, समय ज्यादा लगेगा प्रोडक्ट कम निकलेगा, तो हमारा ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो हमें अब उन टॉपिक्स को पहले कवर करना है जिसमें समय कम लगे प्रोडक्ट ज्यादा निकले, समय कम लगे प्रोडक्ट ज्यादा निकले, उन टॉपिक्स को हमें सीखना है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 6 को पहले क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर चैप्टर 6 को हम समझ जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं समझ जाएंगे, तो चैप्टर 7 में काम आएगा, चैप्टर 7 के बाद भी और चैप्टर्स में भी काम आएगा, और यहाँ का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में भी काम आएगा। क्योंकि त्रिभुज के बारे में मैंने पहले कई क्लास भी लेके रखा, आपको प्रीमियर क्लास लिया, बेसिक क्लास लिया है। आज एडवांस लेवल की बात करेंगे। आज जो आपके हाई स्कूल में काम आने वाला है, क्लास 10th के अंदर काम आने वाला है त्रिभुज चैप्टर 6, उसके बारे में बात करेंगे। आखिरकार त्रिभुज है क्या? तो त्रिभुज साथियों तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये आप लोग जान गए होंगे। तीन आकार या सॉरी तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आज त्रिभुज के अंदर हम लोग साथियों सीखेंगे समरूप क्या होता है और साथियों सर्वांगसम क्या होता है, क्योंकि समरूप और सर्वांगसम से ही चैप्टर 6 टिका हुआ है। चैप्टर 6 के जो बात करेंगे सर्वांगसम और समरूप के ऊपर ही बात किया जाएगा, तो इसको ऊपर भी बात करेंगे। कम समरूप होगा, कम सर्वांगसम होगा, और एक नई क्लास में हम लोग सीखेंगे सर्वांगसम के उनकी कसौटी को सीखेंगे। तो आज जो हम लोग सीख रहे हैं सर्वांगसम कब होगा, कैसे होगा, ये सीख रहे हैं साथियों। तो देखिए प्यारे ब्रिजेशियंस, मैंने आपको पिछले कई क्लासेस में पढ़ा के रखा है। पिछली जो मैंने बेसिक पढ़ाया था त्रिभुज के ऊपर, उसको एक बार देखिएगा जरूर। मैंने बताया था त्रिभुज दो प्रकार से होते हैं, एक होता है भुजाओं के आधार पे, एक होता है कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे क्या होते हैं? 3 प्रकार के, और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये त्रिभुज आपके पास मैं बना रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा बाद में, लिख लीजिएगा आप, मैं बोल दूंगा लिख लीजिएगा। मैं त्रिभुज बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। एक ये त्रिभुज है, ओके ओके, एक त्रिभुज ये है, ओके, एक त्रिभुज ये है साथियों, ओके। ध्यान से देखिएगा, या यहां पे इसको रोक देते हैं, चलिए यहां मान लेते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से भी त्रिभुज है साथियों, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से भी त्रिभुज है। अभी त्रिभुज है क्या? तो मान लेते हैं भुजाओं के आधार पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे दो तीर लगा, मतलब ये दो भुजा बराबर है। तो सर जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा, लिखने की कोशिश मत करिए, समझ लीजिए। आप क्लास 10th में आ गए भैया। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहेंगे? जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एको भुजा बराबर न हो, जैसे इसकी बात करें, एक भी भुजा बराबर नहीं है, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। 3 प्रकार का त्रिभुज मैंने बताया, किसके आधार पे साथियों? मैंने बताया भुजाओं के आधार पे।
एक मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। से मान लो त्रिभुज है, इसका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ये भी है, ये बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है। कोई दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, कोई तीनों भुजा बराबर अगर त्रिभुज के है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, कोई भुजा बराबर नहीं है आपस में तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए एक कुछ इस प्रकार से मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे बना दो, अब सही है। एक त्रिभुज में ऐसे बनाता हूं, चलिए ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज में ऐसे बनाता हूं। शुरुआत करो बात किसकी, तो इसे बोलते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को। तो कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और कोई त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे विषम क्या कहते हैं साथियों, सॉरी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, इसे बोलते हैं साथियों समकोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं साथियों न्यून कोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। 6 प्रकार के त्रिभुज मैंने बताया कि नहीं बताया। त्रिभुज किसे कहेंगे, 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये तो बराबर मात हो गया भाई त्रिभुज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस त्रिभुज को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस त्रिभुज को डिटेल्स से पढ़ना चाहते हैं, इसकी हर एक परिभाषा को लिखना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास पहले देख ही रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने हर एक त्रिभुज के बारे में बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने समझा दिया। अब सवाल सदैव त्रिभुज के अंदर पूछा कैसे जाता है, तो जाके सवाल देखिएगा। सर्वांग सम के लिए क्या, सर्वांग सम या समरूप के लिए सवाल अधिकतर साथियों बोर्ड एग्जाम के अंदर हो या हाफ ईयरली के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर हो, त्रिभुज चैप्टर से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है तो सर्वांग सम समरूप के लिए आता है, या बराबर है या नहीं। तो कोई दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, ये मैं आपको बताता हूं। सर्वांग सम समरूप में अंतर होता है, देखिए ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज आपके पास है। त्रिभुज ए जो है, ए क्या है, ए बी सी है, ये त्रिभुज के साथ पी क्यू आर है। अब सवाल पूछा जाएगा कि दिया हुआ त्रिभुज सर्वांग सम है समरूप है। ध्यान देखिएगा, दिया हुआ त्रिभुज सर्वांग सम है समरूप है, तो भैया सबसे पहले समझेंगे समरूप किसे कहते हैं। समरूप मतलब एक जैसा, दिखने में एक जैसा हो, दिखने में एक जैसा हो। तो भैया ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो ये दोनों क्या है, समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम कब होता है, जब दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हो, दोनों की भुजा बराबर हो, तब सर्वांग सम हो सकता है। या कोई दो कोण एक भुजा बराबर हो, या कोई दो भुजा एक कोण बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजा जब बराबर होगा तो सर्वांग सम होगा। तो ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि साथियों इनकी भुजाएं बराबर नहीं है, न इनके कोण बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज के साथियों न कोण बराबर हो न साथियों भुजा बराबर हो, मतलब वो सर्वांग सम नहीं समरूप होगा। तो यहां पर एक लाइन बोल मैं लिख देता हूं साथियों, प्रत्येक क्या, प्रत्येक त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होते। याद कर लीजिए साथियों, ये 1 नंबर का सवाल पर बोर्ड एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर सवाल पूछता है क्या सभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जी नहीं, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप होते हैं।
समरूप मतलब एक रूप वाला, एक जैसा दिखने वाला। यहां पर भी तीन भुजा है, यहां पर भी तीन भुजा है, बताओ त्रिभुज है कि नहीं? तो एक रूप वाला साथियों क्या है? समरूप है, सर्वांग सम नहीं। अब आइए बात करते हैं, एक त्रिभुज हम और बनाते हैं। ये त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज ये है ना, देखिएगा। हम मानते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इसमें आप क्या बताएंगे? ये भी है आपका ए बी सी, पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं। अब इन दोनों त्रिभुज के ऊपर आपको चर्चा करने के लिए दे दिया जाए कि इसमें चर्चा कीजिए, तो अब क्या चर्चा करेंगे? बताएंगे कि एबीसी त्रिभुज और पी क्यू आर क्या है? सर्वांग सम तथा समरूप है। अब कारण पूछेगा सर्वांग सम क्यों है? तो सर्वांग सम इसलिए है कि दिया हुआ जो त्रिभुज है उसके साथ ही दोनों त्रिभुजों के भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे के, पहला हो गया। दोनों के कोण भी बराबर है साथियों। दूसरा कारण बता सकते हैं समरूप क्यों है? क्योंकि साथियों प्रत्येक त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब एक रूप दिखने वाला। तो भैया ये भी 3 कोनों का है, ये भी 3 कोनों का है, इसमें भी 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा है, तो क्या है? ये समरूप है। लेकिन अगर दोनों के कोण बराबर हो जाएं या भुजा बराबर हो जाएं या कोई कोण कोई भुजा बराबर हो जाए साथियों, तो क्या होगा? ये सर्वांग सम बन जाएगा। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्वांग सम समरूप में क्या अंतर होता है, बहुत आसान है। अब तो ये त्रिभुज की बात हो गई। अब यहाँ पे त्रिभुज हटा तो कोई भी लिख दो, प्रत्येक, समझिएगा, प्रत्येक गोला या प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते हैं। प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। कैसे समझिएगा? अब आ गई बात वर्ग की, तो मैं वर्ग बता देता हूं कुछ देर के लिए। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है साथियों जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन क्या ये वर्ग है? कमेंट में बताइए जी नहीं, लेकिन ये वर्ग होगा, ये वर्ग है। वर्ग क्या है? एक ऐसी चतुर्भुज की आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर हो? चारों भुजाएं बराबर हो। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब चतुर्भुज की एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक वर्ग समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं एक वर्ग ये लेता हूं, ये कितना है भाई? ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 का है, ये 7 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये वर्ग भी है, ये वर्ग ए वर्ग बी। अब बताइए वर्ग ए और बी सर्वांग सम है या समरूप है? सर्वांग सम है या समरूप है? तो साथियों ये दोनों क्या है? समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। क्यों सर्वांग सम नहीं है? क्योंकि साथियों दोनों की जो भुजाएं हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। तो ये कोई ऐसी आकृति, समझ लीजिए, कोई ऐसी आकृति कोई भी हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, या वर्ग हो, या गोला हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र, सर्कल बोलते हैं। तो कोई एक ही ऐसी आकृति साथियों जिसकी क्या हो? माप अलग अलग हो तो सर्वांग सम नहीं होगा। लेकिन माप अगर एक जैसा हो वो क्या होगा? सर्वांग सम होंगे। लेकिन प्रत्येक चित्र समरूप होते हैं एक दूसरे के। अब त्रिभुज की कंपेयर कर दोगे चतुर्भुज से नहीं हो पाएगा। त्रिभुज त्रिभुज का समरूप होता है, चतुर्भुज चतुर्भुज का समरूप होता है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, एक वर्ग भी होता है और एक यहाँ पर आपका साथियों क्या होता है? आयत भी होता है। एक आपका साथियों क्या होता है? रोम्बस भी होता है। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं साथियों, लेकिन मेनली हम बात करेंगे वर्ग और आयत की। ये दोनों वर्ग हैं, ये दोनों क्या है? वर्ग हैं, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो चतुर्भुज में एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। असल प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं एक चित्र और देता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा और विचार करके आंसर दीजिएगा। चलिए हम मानते 3 सेंटीमीटर, 3 मान लेते हैं, 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 ये भी 3 मान लेते हैं। अब बताओ चतुर्भुज ए और चतुर्भुज बी जो कि एक वर्ग है। सवाल आएगा कि चतुर्भुज ए और चतुर्भुज बी जो कि एक वर्ग है, बताइए ये सर्वांग सम है या समरूप है या दोनों? तो भैया दोनों है। सर्वांग सम क्यों हुए? कि इन दोनों चतुर्भुज की क्या है? भुजाएं बराबर है, तो सर्वांग सम हो गए।
समरूप क्यों है? ये दिखने में एक जैसे हैं। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि सर्वांग सम और समरूप किससे कहते हैं। सर्वांग सम किससे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं दो जुड़वा भाई खड़े हैं और दोनों जुड़वा भाई की शक्लें एक जैसी हैं, तो क्या हो गया? समरूप हो गया। लेकिन साथियों, एक का वजन ज्यादा हो सकता है, एक का वजन कम भी हो सकता है, या एक मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। वो क्या है? सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। तो हर दो चीज एक जैसे दिखने वाली, कोई दो चीज एक जैसा दिखने वाला समरूप हो सकता है, सर्वांग सम नहीं हो सकता है। ये जरूर याद कर लीजिए। अब आयत की बात करते हैं। आयत किसे कहते हैं? चतुर्भुज में एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चतुर्भुज की एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज में आयत कहते हैं। जैसे मान लेते ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो कोई चतुर्भुज में एक ऐसी आकृति साथियों जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो साथियों, अब मैं दो आयत आपको देता हूं। एक आयत आपके सामने ये है और एक आयत आपके सामने ये है। विचार करके बताइए साथियों, ये सर्वांग सम या समरूप हैं? बताइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, फिर अब मैं आगे बढ़ता हूं। शायद 10 सेकंड हो भी चुके हैं और आपने जवाब दिया होगा तो अच्छा दिया होगा। साथियों, ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। समरूप क्यों है? समरूप इसलिए कि दोनों आयत हैं। सर्वांग सम क्यों नहीं है? कि दोनों की भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं बात करता हूं वर्ग की। क्या बात करता हूं? वर्ग। चलो मैं सिर्फ कर देता हूं, मैं समझा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो त्रिभुज के कब सर्वांग सम होगा, कम समरूप होगा। सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते। सभी आयत समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। हम बात करते हैं वर्ग की, हम बात करते हैं वक्र की, मतलब गोले की बात करते हैं। बीच में होता है तो सेंटर, जिसे बोलते हैं केंद्र। केंद्र से एक साथियों हम लोग जीवा डालते हैं, एक लाइन डालते हैं जिसे बोलते हैं साथियों रेडियस। और एक साथियों ये त्रिभुज आपके पास है, इसका केंद्र है, इसका रेडियस ही है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों गोला क्या है? समरूप है, सर्वांग सम है? कमेंट में बता देना मेरे भाई, समरूप है या सर्वांग सम है? तो ये दोनों गोला क्या है? समरूप है। सर्वांग सम क्यों नहीं है? इसकी त्रिज्या कुछ और है, इसकी त्रिज्या कुछ है। इसकी त्रिज्या मान लेते 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई दो गोला है और दोनों गोलों की त्रिज्या अगर अलग अलग है तो सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समरूप जरूर है। लेकिन दो गोला और लेते हैं। एक गोला आपके पास ये है और एक गोला ये आपके पास है। थोड़ा सा सही बना लो चित्र में। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्यों भाई गलत हो रहा है? चलिए सही मान लेते हैं इसे। यहाँ पे इसका केंद्र, यहाँ पे इसका केंद्र, और यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। मतलब दो गोला मैंने लिया, दोनों की क्या रेडियस, त्रिज्या जिसे बोलते त्रिज्या बराबर है। तो क्या है? वो सर्वांग सम भी है, समरूप भी है। तो कोई दो गोला, अगर दोनों गोला के साथियों त्रिज्याएं बराबर है, रेडियस बराबर है, तो सर्वांग सम होंगे, समरूप नहीं होंगे। लेकिन साथियों, अगर दोनों के साथियों रेडियस बराबर नहीं है गोला के अंदर, तो समरूप होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। अब मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमें इससे पहले क्यों पढ़ना चाहिए। ये 6 चैप्टर का बेसिक है और 7 चैप्टर में साथियों इसका उपयोग होगा। वहां पर साथियों हमें सिद्ध करना होता है कि साथियों ये जो पॉइंट्स हैं, ये आयत के पॉइंट्स हैं, या त्रिभुज के पॉइंट्स हैं, या वर्ग के पॉइंट्स हैं। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहेंगे, कौन सा त्रिभुज कब बनेगा साथियों, कब आयत बनेगा, कब वर्ग बनेगा, ये तो पता चलना चाहिए। तो अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग होगा, दो भुजा आमने सामने की बराबर है तो साथियों क्या होगा? आयत होगा। रेडियस में मैंने त्रिज्या बताया है, अगर दो त्रिज्याएं बराबर है दोनों गोलों की तो क्या होगा साथियों? सर्वांग सम समरूप दोनों होगा। लेकिन साथियों अगर रेडियस बराबर नहीं है तो केवल समरूप होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर वर्ग की बात करें, अगर दो वर्ग के
साथियों भुजाएं बराबर हैं तो क्या सर्वांग सम समरूप दोनों होगा, लेकिन अगर भुजा बराबर नहीं है तो केवल समरूप होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि सर्वांग सम तथा समरूप किसे कहते हैं? अगर ये समझ में आएगा तभी आपको इस चैप्टर के बारे में डीपली में अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। और इस चैप्टर को मैं कह रहा हूं, इस चैप्टर को याद रखिएगा, 7 चैप्टर में काम आएगा। और पहले मैं 7 चैप्टर को पढ़ा के तब 6 चैप्टर के बारे में लगाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? 7 चैप्टर में आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आज मुझे जो समझाना था त्रिभुज के अंदर कि सर्वांग सम और समरूप में अंतर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? सर्वांग सम क्या होता है कि दो चित्र कि अगर आकार बराबर है, उनके कोड्स बराबर हैं, एंगल्स बराबर हैं, अगर साथियों गोला है तो रेडियस बराबर है, तो क्या होगा? सर्वांग सम होगा। लेकिन अगर साथियों ये बराबर नहीं है, अगर एक जैसा दिखने के लिए है, ऐसा दिखने के रूप में, तो क्या होगा? समरूप होगा। अब मेरे प्यारे साथियों बताओ सर्वांग सम और समरूप समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि सर्वांग सम तथा समरूप किसे कहते हैं। और अगर ये समझ जाएंगे तो आपको त्रिभुज चैप्टर में मदद मिलेगा और चैप्टर 7 जो मैं पढ़ाने की शुरुआत करूंगा वो भी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन एक बार विनती करूंगा कि त्रिभुज का जो मैंने बहुत बेसिक से एडवांस एक क्लास आपके लिए ली थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी इस नॉलेज को डीप पहुंचाया जाए, गहराई तक पहुंचाया जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे प्यारे। बहुत समय के बाद हम लोग बैक किए हैं, लेकिन अब रुकेंगे नहीं, लगातार काम करेंगे। आई होप आप सभी लोग फिट होंगे, अपनी तैयारी को लगातार कर रहेंगे, साथ में रिवीजन भी कर रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना रखते हैं, आप लोग रिवीजन करके जितना पीछे पढ़ाएगा रिवीजन करके आइए, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक बार धुआंधार मचाते हैं, तहलका मचाते हैं, देखते हैं किसके बाजुओं में दम है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे और नए जोश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।